हेलो दोस्तों, आई एम राहुल मिश्रा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के एनसीईआरटी के हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कहां से कैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी के पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी को किस तरीके की एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्रीथिंग रेट्स को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। एग्जांपल दूँ तो जब हम मान लो बहुत ही हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को बर्न करती है ऑक्सीजन की हेल्प से, जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन जब हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हमारा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने ये ऑब्जॉर्व भी करा होगा, मान लो जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है या जब आप बहुत ही हैवी वर्क कर रहे होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आप हाफने लग जाते हो। हाफने लग जाने का मतलब क्या है कि आपकी ब्रीथिंग रेट्स बढ़ जाती है। बट जब हम ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, जब हम आराम से बैठे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं या फिर स्लीप के मोड में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी ब्रीथिंग रेट बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो रेस्ट मोड में होता है। ठीक है, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। इसको कंट्रोल कौन करता है, ये न्यूरल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। इस पूरे जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है ना, ये किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ये न्यूरल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और उसमें क्या, हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में एक बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। अब रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही तो बोलेंगे। इसका मेन फंक्शन होता है, जो प्राइमरीली लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि ये मेनली कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब कि देखो ये लाइन क्या कहना चाह रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा सेंटर और भी प्रेजेंट है पोन्स रीजन में। ठीक है, पोन्स, आपने अगर ब्रेन का सजाइटल सेक्शन देखा हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो पोन्स होता है मेडुला के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, तो पोन्स रीजन में एक दूसरा सेंटर होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, आपको इसको देख के पता लग जाएगा कि इससे कहना क्या चाह रहा है। न्यूमो जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा लंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, टैक्सिक मतलब रिलेशन, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो बेसिकली लंग को इनिशिएट कर रहे हैं। आपने 10th क्लास में टैक्सिक मूवमेंट भी पढ़ा होगा। तो न्यूमोटैक्सिक पूरा जो बातें जो बता रहे हैं कि लंग्स से रिलेशन है इसका पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमारे पोन्स रीजन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है, सेंटर होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। वो क्या करता है, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो मेडुला में हमको मिल रहा था, है ना, जो बेसिकली रेस्पिरेशन को प्राइमरली कंट्रोल कर रहा था, उसको क्या करता है, उसको मॉडरेट कर सकता है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, कौन से सेंटर से, पोन्स वाले न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। मतलब कि पोन सेंटर से कुछ न्यूरल सिग्नल्स निकलती हैं जो बेसिकली हमारे इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास जाती हैं और फिर वहाँ से कुछ सिग्नल्स हमारे बेसिकली जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे जाती है और क्या करती है, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देती है। और इस तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो बेसिकली केमिकल को सेंस करता है, वो कहाँ पे, मेडुला जो रीजन है जो बेसिकली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके जस्ट बगल में प्रेजेंट होता है। और किसके लिए सेंसिटिव होता है, CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयंस के लिए। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन में कभी कभी ऑप्शन में देते हैं, उसको याद कैसे रखना है। हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। अब CO2 ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो, और हाइड्रोजन आयंस खतरनाक हो सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो, है ना। ऑक्सीजन होता है बट उतना नहीं होता है जितना ये CO2 और हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इनके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन के लिए नहीं। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ओके। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, मतलब कि जब भी अगर ब्लड के अंदर हमको CO2 का और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, ये जो हमारा सेंटर था ना कीमोसेंसिटिव एरिया वाला, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, ये रिदम सेंटर के पास सिग्नल्स भेजेगा। ठीक है, रिदम सेंटर के पास सिग्नल्स भेजेगा और फिर रिदम सेंटर क्या करेगा कि मतलब फिर एडजस्ट करेगा कि भाई क्या करना है। अगर मान लो CO2H+ बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो एक्सप्रेशन को जल्दी जल्दी करवाएगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CO2H+ बाहर निकले, मतलब CO2 बाहर निकले। और जो बेसिकली ये जो एसिडिक हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ रहा था वो कम हो जाए, है ना। CO2 एक एसिडिक गैस होता है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर मान लो ये बहुत ही कम है तो क्या करेगा, एक्सप्रेशन कम करवाएगा, मतलब हाँ एक्सप्रेशन कम ही करवाएगा ना, ताकि CO2 कम निकले। ठीक है, ओके। उसके बाद निकला है कि रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द ऑटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action। सेम वैसे ही हमारे ऑटिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में यहाँ पे भी कुछ ऐसे केमोसेंसिटिव मतलब एरियाज होते हैं जो बेसिकली CO2 और H+ कंसंट्रेशन के लिए मतलब सेंसिटिव होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अगर CO2 और H+ ज़्यादा मिलेगा तो फिर ये सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे जाएंगे, फिर वहाँ से सिग्नल आएगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और फिर ये कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे कि भाई अगर CO2 H+ ज़्यादा है तो एक्सप्रेशन को बढ़ा दो, CO2 H+ कम है तो एक्सप्रेशन को कम कर दो। इस तरीके से एडजस्टमेंट होती रहती है। ठीक है, फिर एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब कि जितना CO2 और H+ का रोल होता है ना, उतना ज़्यादा रोल ऑक्सीजन का नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो कीमोसेंसिटिव एरियाज है ना, आपको देखने को मिलेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए ही सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए उतनी सेंसिटिव नहीं होती है। तो आप इसको ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू समराइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ। हमने सबसे पहले देखा कि हम ह्यूमंस के पास एक एबिलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग अपने ब्रीथिंग रेट्स को बढ़ाया कम कर सकते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पे, एंड दिस इज़ डन बाय आवर न्यूरल सिस्टम। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो डायग्राम। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे ब्रेन में मेडुला रीजन के अंदर एक बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, एंड दिस center is primarily responsible for the regulation of respiratory rhythm। यहाँ पे एक और दूसरा सेंटर है जो हमारे पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे हम निमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। ये सेंटर क्या करता है, बेसिकली जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है इसके फंक्शंस को मॉडरेट करता है। निमोटैक्सिक सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल्स निकलते हैं वो क्या करते हैं, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को रेड्यूस करते हैं और इंस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बहुत ही सेंसिटिव एरिया मिलता है, कीमोसेंसिटिव एरिया, जो बेसिकली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट होता है, और यहाँ पे कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स मिलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयंस के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन से कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेस आता है तो क्या करते हैं, केमोसेंसिटिव एरिया के अंदर वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो मेडुला रीजन को इम्पल्सिस न्यूरल सिग्नल्स भेजते हैं, और फिर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है कि आगे अब क्या करना है। ऐसे ही ऑटिक आर्क और कैरोटिड साइनसेस के अंदर CO2 और हाइड्रोजन आयंस को सेंस करने वाले कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स मिलते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे ही अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं तो फिर से मैसेज किसके पास भेजेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास भेजेंगे, और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा। तो इस फ्लोचार्ट की हेल्प से आप सिर्फ 25 से 30 सेकंड के अंदर इस पूरे पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और ये जो रेगुलेशन कॉन्सेप्ट था इसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। आपको दोबारा इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।